दोस्तों, मैं हूं खुशबू और आज हम बात करने वाले यूएस स्टूडेंट वीज़ा की बेसिक रिक्वायरमेंट की। बहुत सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज होते हैं, किसी को 45 या 50% आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मुझे यूएसए में स्टूडेंट वीज़ा पर वीज़ा मिलेगा या नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलती हूँ कि हाँ, आपको मिलेगा एडमिशन। देखिए, यूएसए में क्या है, फर्स्ट तो इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इंटरव्यू आप अच्छी तरह से कॉन्फिडेंशली फेस करोगे तो आपको ज़रूर वीज़ा मिलता है। सेकेंड, आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड, उसके साथ आप यूएसए पढ़ाई करने जा रहे हो, वो कोर्स मैच हो रहा है या नहीं। आपका जो इंटरेस्ट है, फ्यूचर प्लान है, वो आपके करंट कोर्स में, मतलब जो आप स्टूडेंट वीज़ा पर यूएसए जाना चाहते हो जिस कोर्स पर, वो मैच हो रहा है या नहीं। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद आपको वीज़ा ग्रांट मिलता है। और साथ में आपका एकेडमिक स्कोर भले ही लो है, लेकिन आपका आईएलटीएस स्कोर अच्छा है या सेट आपने अच्छा दिया है, जीआरई या जीमेट अच्छी तरह से आपने पास आउट की है, जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से आपने परफेक्टली स्कोर किया है इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और साथ में लैंग्वेज एग्जाम में, तो आपके एकेडमिक स्कोर्स काउंट नहीं होंगे। एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपके एकेडमिक स्कोर या परसेंटेज बहुत कम है, लाइक 45 है, 50 है या 55 है, सो आपके एकेडमिक के साथ साथ आप कुछ ऐसी अदर एक्टिविटीज़ में भी सर्टिफिकेट्स गेन कीजिए, जैसे कि कंप्यूटर कोर्सेज हो, म्यूज़िक कोर्सेज हो, आर्ट्स हो। ऐसे कोई भी सर्टिफिकेट्स आप गेन कीजिए, इसके बेस पर भी आप यूएसए में एडमिशन ले सकते हो उस सर्टिफिकेट्स रिलेटेड कोर्स में। ठीक है, ऐसे कोर्सेज मैच हो सकते हैं तो आपको एडमिशन तुरंत मिल जाएगा। और साथ में वीज़ा इंटरव्यू के वक्त आप ये बोल सकते हो कि मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है, या ड्राइंग में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, या कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने वो कोर्सेज मेरे एकेडमिक के साथ साथ किए थे और मैं उसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो इस तरह से आपको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या मुझे यूएसए में विदाउट आईएलटीएस या विदाउट टॉफल के ऐसे कोई एग्ज़ाम्स देने के बगैर भी क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है। तो जी हाँ, आप विदाउट आईएलटीएस या विदाउट टॉफल भी या विदाउट पीटी भी एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, इंटरव्यू पास आउट कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या फिर रेलेवेंट, जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा कोर्सेज बोले, उसमें आपके ज़्यादा से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, अच्छे खासे स्कोर होने चाहिए, आप उसमें एक्टिव होने चाहिए। तो आपको आईएलटीएस या ड्यूलिंगो या ऐसे कोई एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं होती। और फर्स्ट एंड लास्ट मेन इंटरव्यू ही होता है यूएसए में। अगर आप वो अच्छी तरह से फेस कर रहे हो सो आप यूएसए जा सकते हो। अब हम बात करेंगे इंटेक की। यूएसए में मेजर 3 इंटेक है, लेकिन ज़्यादातर लोग 2 इंटेक ज़्यादा पसंद करते हैं। वो है फॉल इंटेक एंड दूसरा है स्प्रिंग इंटेक। फॉल इंटेक अभी अगस्त और सितंबर में आता है और स्प्रिंग इंटेक दिसंबर एंड जनवरी में आता है। और जो थर्ड इंटेक है वो है समर इंटेक, जो अप्रैल या मई में आता है, जहाँ जिस इंटेक में बहुत कम कॉलेजेस एक्सेप्ट करती है एडमिशन्स। सो ज़्यादातर 2 मेजर इंटेक्स ही एक्सेप्टेड होते हैं मोस्टली सारे कॉलेजेस में, वो है स्प्रिंग इंटेक एंड फॉल इंटेक। अगर हम कोर्सेज की बात करें कि यूएसए में कौन से मेन ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपका फ्यूचर वहाँ पर यूएस में सेट हो सकता है, तो वो ऐसे मेजर 5 कोर्सेज है। पहले है कंप्यूटर एंड आईटी। कंप्यूटर एंड आईटी पूरा आईटी हब है वहाँ पर, एक एरिया यूएस का। सो ऐसा एरिया है जहाँ पर कंप्यूटर एंड आईटी वाले कोर्सेज को ईजिली जॉब मिल जाती है। दूसरा सेक्टर है हेल्थ एंड नर्सिंग रिलेटेड। वहाँ पर अगर आप यहाँ से नर्सिंग या जीएनएम कर कर वहाँ पर कोई छोटा मोटा सा कोर्स कर लेते हो तो आपको इजीली वहाँ पर जॉब मिल जाएगी नर्सिंग एंड हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज से। ठीक है। थर्ड है इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज। कोई भी सेक्टर्स इंजीनियरिंग का, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, आपको इजीली वहाँ पर इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी सेक्टर्स में जॉब इजीली मिल जाता है। फोर्थ है बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं इवन आफ्टर 12th एंड इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशंस। सो आप इजीली वहाँ पर कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। एंड द लास्ट फिफ्थ इज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड कोर्सेज आप कर लीजिए, कोई भी टाइप का उसमें कोर्स हो सकता है, होटल मैनेजमेंट से लेकर होटल एडमिन तक का, या वेटर्स रिलेटेड जॉब्स, कोई भी टाइप के आप कोर्सेज करो, आपको इजीली वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जॉब्स मिल जाएगी। अगर आपको आईटी या कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है और आप यूएसए में सेटल होना चाहते हो, तो मैं आपको एक ऐसा एरिया बताती हूँ कि वहाँ पर जाने से आपको ईजिली आपकी कोर्स कंप्लीशन के बाद ईजिली जॉब मिल जाएगी। वो एरिया है कैलिफोर्निया। ये
आईटी का हब भी बोला जाता है कैलिफोर्निया को। सो आप वो कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हो आईटी या कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स के लिए, तो आप कैलिफोर्निया एरिया के यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा और वहाँ पर ही एडमिशन लीजिएगा, ताकि आपके कोर्स के बाद आपको ईजिली उसी एरिया में जॉब मिल सके। एंड सेकेंड एरिया ऐसा है कि आप अगर बिजनेस या मैनेजमेंट या बिजनेस रिलेटेड फिनांस रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो, कॉमर्स आपने किया है यहाँ पर और आप वहाँ पर जाते हो बिजनेस या कॉमर्स या फिनांस रिलेटेड कोर्स के लिए, और उसके बाद अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो न्यूयॉर्क इज़ द बेस्ट एरिया फॉर इट। सो आप न्यूयॉर्क के ही यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा, एडमिशन लीजिएगा और वहाँ पर पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपके कोर्स के बाद आपको फिनांस रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड जॉब्स ईजिली मिल सके। अब हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, कि अगर आपने 10+2 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट किया है इंडिया में, 10+2 यानी कि 12th पास आउट, या फिर 10+2 ईयर्स का कोई आईटी कोर्स है या कंप्यूटर डिग्री है आपके पास 2 ईयर्स की, या कोई भी आपने मैनेजमेंट 2 ईयर्स का कोर्स किया है, तो आपको इजीली एसोसिएट डिग्री रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स कुछ आइल्स की होती है या जीआरई सेट जीमेट जैसी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसको फुलफिल करना है आपको। उस तरह से रिक्वायरमेंट्स चेक कर लीजिए कॉलेज की लिस्ट में, और उसके बाद आप उसमें आगे बढ़िए। बैचलर कोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो 10+2 ईयर्स का आपका एजुकेशन होना चाहिए, उसमें आपको कम से कम 50% आपको स्कोर होनी चाहिए आपके एजुकेशन में, और साथ में आइल्स या टॉफल की जिस तरह से उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आपको वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है 10+2+3 ईयर्स, या फिर 10+2+4 ईयर्स, जिस तरह से यूनिवर्सिटी या कॉलेज की रिक्वायरमेंट है उस तरह से। 10+2 यानी कि 12th प्लस ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का आपको चाहिए, या फिर 10+2 यानी कि 12th पास एंड प्लस 4 ईयर्स का अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स किया हो तो 4 ईयर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है अपना एजुकेशन, और उसके बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो आपका एजुकेशन कैलकुलेशन इस तरह से होगा, 12+3 या 4 ईयर्स का आपका ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर्स का मास्टर्स कंप्लीशन। सो इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो तो आप पीएचडी के लिए एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट की। आप यूएसए में अप्लाई कर रहे हो कोई कोर्स रिलेटेड, आपने 12th पास किया है, तो आपको साथ में सेट पास करना होता है, एसएटी स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ये पास करते हो, उसकी जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की जिस रिक्वायरमेंट स्कोर होती है उस तरह से अगर आप सेट पास करते हो तो आपको ईजिली एडमिशन भी मिल जाएगा, और साथ में वीज़ा इंटरव्यू के वक्त कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम बात करेंगे जीआरई की। जीआरई का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप बैचलर्स हो इंडिया के, आपने कंप्लीट किया है बैचलर्स, आपको यूएस से पढ़ाई के लिए जाना है, लेकिन आप बैचलर्स साइंस या इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज में आपने कंप्लीट किया और आप मास्टर्स में जा रहे हो साइंस या इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज में, सो आपको जीआरई देना रहेगा। जीआरई के स्कोर्स जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी वेबसाइट में लिखा होता है, उस तरह से आपको पास आउट करना है। अब हम बात करेंगे जीमेट की। जीमेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएशन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेजुएट पास आउट है, लेकिन उन्होंने बिजनेस रिलेटेड या मैनेजमेंट रिलेटेड या बीकॉम या मैनेजमेंट या फिनांस या ऐसे रिलेटेड कोई कोर्सेज बैचलर्स यहाँ पर कंप्लीट किया है और वो यूएस से जाना चाहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोर्सेज के लिए, फिनांस रिलेटेड कोर्सेज के लिए, तो उनको कंपलसरी जीमेट देना होता है। सेम एज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में स्कोर्स लिखा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना आपको स्कोर पास आउट करना है। अब करेंगे बात डॉक्यूमेंट्स की कि एडमिशन लेते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। द मेन है पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा मार्कशीट्स यानी कि 10th 12th की पास आउट मार्कशीट्स, साथ में ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन की सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स होनी चाहिए, साथ में डिग्री सर्टी ना हो, आपने रिसेंटली कंप्लीट किया हो तो प्रोविजनल सर्टी भी चलेगा।
उसके साथ साथ एसओपी, बहुत सारे कंसल्टेंट अपनी तरह से एसओपी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी कि एसओपी हो सके तो आप अपनी तरह से ही लिखने का ट्राई कीजिए। यस, आप कंसल्टेंट से गाइडेंस ले सकते हो कि किस तरह से एसओपी लिखना है एंड ऑल, लेकिन आप खुद लिखोगे तो इंटरव्यू के वक्त अगर कुछ ऐसा पूछते हैं क्वेश्चंस, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने तो ये लिखा था, इससे आपको ज़्यादातर वो याद रहेगा। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि वो एसओपी खुद लिखे। और दूसरा रेज्यूमे, आपका लेटेस्ट, आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, उसका पूरा आपको रेज्यूमे में डिटेल्स ऐड करनी है और आपको आपके कंसल्टेंट को फॉरवर्ड करना है। साथ में एकेडमिक की ट्रांसक्रिप्ट्स, कुछ कॉलेज या स्कूल्स वाले ट्रांसक्रिप्ट्स निकाल कर देते हैं, वहाँ का कंपलसरी स्टैम्प होना चाहिए स्कूल का, और कोई ऑथोराइज पर्सन यानी कि प्रिंसिपल या कोई भी ऑथोराइज पर्सन का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। साथ में अगर स्कूल वाले या कॉलेज वाले नहीं निकालते तो कुछ कंप्यूटर सेंटर्स भी ऐसे हैं कि जो आपको ट्रांसक्रिप्ट्स प्रिंट आउट निकाल कर देंगे और फिर आप वहाँ कर स्कूल या कॉलेज से स्टैम्प एंड साइन कर आप उसको सबमिट कर सकते हो। अगर आप ओपन स्कूलिंग से या कुछ ऐसे एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ाई की है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैं इसलिए आपको फोर्स करती हूँ क्योंकि कभी कभी वेरिफिकेशन के वक्त आता है कि इन्होंने एक्सटर्नल स्टूडेंट की तरह से पढ़ाई की है तो हमें माइग्रेशन सर्टी चाहिए। अब ऑन सडन जब ये माइग्रेशन सर्टी मांगते हैं तो स्टूडेंट्स कभी कभी नहीं अवेलेबल दे पाते, तो कभी कभी उनकी फ़ीस भी डिडक्ट हो जाती है। सो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को पहले ही गाइड करती हूँ कि अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की तरह से पढ़े हो या ओपन स्कूलिंग से पढ़े हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी लेना है। एंड द मेन इज योर फंडिंग। यूएसए में जब एडमिशन की प्रोसेस आती है उस वक्त आपको बैलेंस सर्टिफिकेट दिखाना होता है। यूएसए एक ऐसी कंट्री है कि आपको रेसेंट 1 डे बैलेंस भी आप दिखा दोगे तो भी चलता है, उसमें स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो आप बैंक बैलेंस में एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपका कंसल्टेंट बोलता है वो अमाउंट आप दिखा दीजिए और उसके बाद बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल दीजिए, मैनेजर का साइन एंड स्टैम्प करवा दीजिए, उसके बाद वो कंसल्टेंट को वो दे दीजिए। सो इतने डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी आपको चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कंसल्टेंट कुछ मांगता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे, जैसे कि आई स्कोर कार्ड, जीआरई या जीमेट या सेट का स्कोर टेस्ट कार्ड, और ऐसा कोई अगर डॉक्यूमेंट्स हो, मैरिज हो तो मैरिज सर्टिफिकेट, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स। बात करेंगे वर्क परमिट की कि स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हो रहा है उसके बाद यूएसए में उसको कौन से टाइप की वर्क परमिट मिलती है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीपीटी मिलेगी या ओपीटी मिलेगी। अब मैं उनको ये गाइड करती हूँ कि सीपीटी मतलब कि करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स अपने कोर्स के साथ 3 महीने का, 6 महीने का या ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने का एक ट्रेनिंग देते हैं जिसको हम इंडिया में इंटर्नशिप भी बोलते हैं। ऐसे इंटर्नशिप वहाँ भी होती है, वो इंटर्नशिप मिलती है, इसको हम सीपीटी बोलते हैं। तो हम बात करेंगे ओपीटी की। ओपीटी सारे स्टूडेंट्स को मिलती है। ओपीटी मतलब ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया है, आप अब अप्लाई कर रहे हो वर्क परमिट के लिए। सो ओपीटी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलती है 2 इयर्स की, किसी को मिलती है 3 इयर्स की, मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स से उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। 36 मंथ्स अगर साइंस या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो 36 मंथ्स तक की आपको ओपीटी मिल सकती है। उसके बाद डिपेंड है कि आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, H1B वीज़ा मिल रहा है आपको और आपको वर्क परमिट मिल गया है। लेकिन ये ओपीटी टेम्पररी बेस कहते हैं इसको, कि ट्रेनिंग बेस है, आपको 2 इयर्स की या 3 इयर्स की वर्क परमिट मिल रही है, ओपीटी मिल रही है। सो उसके बेस पर उसकी स्किल रिलेटेड आप जॉब अच्छी तरह से कीजिए और 1 साल के बाद आपको कोई कंपनी इजीली हायर कर देगी। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि यूएस स्टूडेंट वीज़ा से लेकर मैं सिटीजनशिप तक कैसे अप्लाई कर सकूँगी। अब पहली आती है स्टेप यूएसए स्टूडेंट वीज़ा की, जिसको हम बोलते हैं F1 वीज़ा। F1 वीज़ा आपका मैक्स 2 इयर्स से मैक्स टू मैक्स 5 इयर्स तक का होता है। कोई भी कोर्सेज हो ज़्यादा से ज़्यादा 5 इयर्स से ज़्यादा नहीं होते वहाँ के कोर्सेज, ठीक है। सो मान लीजिए कि 5 साल आपने स्टूडेंट वीज़ा में निकाल ली। उसके बाद आता है ओपीटी। ओपीटी मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स तक की है, कम से कम 1 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इयर्स यानी कि 36 मंथ्स तक की, ठीक है। तो 3 इयर्स आपने ओपीटी कंप्लीट कर दी। उसके बाद आता है H1 वीज़ा, दैट इज़ कॉल्ड वर्क परमिट वीज़ा। H1 वीज़ा आपको मिलेगा 2 इयर्स से 5 इयर्स या 7 इयर्स तक। आप 7 इयर्स तक वैलिड हो H1 वीज़ा लेने तक। उसके बाद आपको अप्लाई करना है पीआर के लिए। H1 वीज़ा कंप्लीट होता है या तैयारी है कंप्लीट होने में और आप अप्लाई कर लो पीआर वीज़ा, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन कार्ड वीज़ा। ग्रीन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको ग्रीन कार्ड मिल गया। आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा 5 इयर्स का। ग्रीन कार्ड हो जाए आप ग्रीन कार्ड वहाँ के पीआर हो जाते हो। उसके बाद
3 साल के बाद आप एलिजिबल हो सिटीजनशिप के लिए। सो दोस्तों, आज का ये सेशन मैं यहाँ पर ही कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज या कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्णा।